हेलो बच्चों, आज हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक है। देखिए, राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग पहले राजकुमारों के अर्थ में किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों और छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। वस्तुतः 8वीं शताब्दी के उपरांत जो है राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन गया है। इस वर्ग की उत्पत्ति का प्रश्न विद्वानों के बीच अत्यंत विवाद का विषय रहा है। मुख्यतः इस संबंध में दो मत दिए जाते हैं। दो मत हैं। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा मत है भारतीय उत्पत्ति का मत। इसके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग राजपूतों को भारतीय तो मानता है, लेकिन उनको क्षत्रियेतर उत्पत्ति का संकेत देता है, यानी वो क्षत्रिय से इतर कोई उनकी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, तो आइए हम पहला मत देखते हैं। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत। देखिए, जो विदेशी उत्पत्ति का मत है इसका प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टाड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टाड ने किया था। उनके अनुसार राजपूत जो है विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। विदेशी सीथियन जाति के संतान थे। इस मत का आधार सीथियन और राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में समानता है, जो टाड के अनुसार इस प्रकार है। तो जो समानता उन्होंने बताया कर्नल जेम्स टाड ने, वो कहा कि सीथियन और राजपूत में क्या क्या समानताएं थी। पहला समानता ये है रहन सहन और वेशभूषा में समानता। दूसरा मांसाहार का प्रचलन। तीसरा रथों द्वारा युद्ध करना। चौथा आपका यज्ञों का प्रचलन। ये चार समानताएं सीथियन और राजपूत जातियों में इन्होंने बताया कर्नल जेम्स टाड ने। इसके आगे हम देखते हैं, चूंकि उपर्युक्त प्रथाओं का प्रचलन सीथियन और राजपूत दोनों समाजों में था, अतः इस आधार पर कर्नल टाड राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज मानते हैं। इसी मत का समर्थन करते हुए एक और विद्वान है, इनका नाम है विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने प्रतिपादित किया कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां निवास करती थी। ब्राह्मणों का बौद्धों आदि नास्तिक संप्रदायों से द्वेष था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान कर दिया। इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। ये बात विलियम क्रूक कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं, एक विद्वान है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियों जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों और हुड़ों से हुई थी। इस प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र की जातियां गौंड, भर जैसी देसी आदिम जातियों की संतान थी। स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गई। इन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का पद प्रदान कर दिया गया। मनुस्मृति में शकों को वात्य क्षत्रिय कहा गया है। किसमें? मनुस्मृति में शकों को वात्य क्षत्रिय कहा गया है। इन जातियों के वीरतापूर्वक कृत्यों को उनके दरबारी चारणों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और उनकी तुलना रामायण और महाभारत के वीरों से की। D.R. भंडारकर ने विदेशी उत्पत्ति मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत वंश प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान और गुहिलोत जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे। उन्होंने आगे बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चयतः खजर नामक जाति की संतान थे, जो हुड़ों के साथ भारत में आई थी। पुराणों में हाय नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया है। चंदेल सेनापति आल्हा और उदल बनाफर क्षत्रिय वंश के थे, जो कुषाणों से संबंधित था। कनिष्क के एक गवर्नर का नाम बनस्पर मिलता है। संभवतः है इसी के वंशज बाद में बनाफर क्षत्रिय कहे गए हों। हुड़ों का उल्लेख हम राजपूतों के 36 कुलों में पाते हैं। इससे भी राजपूतों का विदेशी होना सिद्ध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है।
इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया, मलेच्छों और राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए, पृथ्वी त्रस्त हो उठी। अतः पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जहाँ यज्ञ की अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ। उनमें परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। इस कथा से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान प्रदान किया। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारा भारतीय उत्पत्ति का मत क्या है। राजपूतों की उत्पत्ति की उपर्युक्त विदेशी सिद्धांत का विरोध गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने किया। इनकी सम्मति में राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों के ही संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल नहीं था। इन विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। टाड ने राजपूत और सीथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना पर आधारित है। ये सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती हैं। क्रूक के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य में नहीं होती है। यह विचार कोरी कल्पना की उपज है। इस मत का कोई प्रमाण नहीं है खजर नामक किसी जाति ने कभी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो। भारतीय अथवा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं लगती है। इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर अधिक आधारित है, ठोस तथ्यों पर कम। राजपूत शब्द वस्तुतः राजपुत्र का ही अपभ्रंश है, जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षत्रिय जाति के लिए हुआ है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजन अथवा रक्षक के रूप में हुआ है। महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। 8वीं शताब्दी के लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए किया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारी को राजपुत्र की संज्ञा दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्कों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपुत्रों की राजनैतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई तथा तुर्कों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत कहना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में यही नाम लोक प्रचलित हो गया। अतः इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान मानना चाहिए। ओझा ने राजपूत को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें एक स्थान पर विवृत है कि पौड्रक, चोल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पहव, चीन मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग अतः ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रियत्व समाप्त हो गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक, यवन आदि जिन्हें राजपूत का जनक बताया जाता है ये सब क्षत्रिय ही थे। वस्तुतः प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के शासक तथा योद्धा वर्ग के लोग ही 12वीं शताब्दी में राजपूत कहे गए। यदि वे विदेशी जाति होते तो भारतीय संस्कृति और भारत के देश के प्रति उनमें इतनी अधिक भक्ति कदापि नहीं हो सकती थी। परंतु ये दोनों मत अतिवादी हैं और वस्तु स्थिति तो यह है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ कोई भी जाति ऐसी नहीं थी जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हो। कई विदेशियों ने भारतीय वंशों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सातवाहन इक्ष्वाकु शासकों ने पश्चिमी क्षत्रियों की कन्याओं के साथ विवाह किया, जिसके अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर्याप्त लचीली थी। वैदिक काल में क्षत्रियों का कोई विशिष्ट वर्ण नहीं था, अपितु उन लोगों को ही क्षत्रिय कहा गया है जो वीर साहसी होते थे। स्वयं क्षत्रिय शब्द का अर्थ है छत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, तथापि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जाति के वीरों के मिश्रण से जिस नवीन जाति का आविर्भाव हुआ उसे राजपूत कहा गया। राजपूत न तो पूर्ण रूपेण विदेशी थे और न पूर्ण रूपेण भारतीय थे। आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकारों ने राजपूत वंश की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं को उत्तरदायी माना है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राजस्थान तथा गुजरात में प्रारंभिक राजपूत वंशों का उदय उस समय हुआ जबकि गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत
विदेशी आक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था का पतनोन्मुख हो रही थी। ठीक उसी समय देश में सामंतवादी प्रवृत्तियां भी प्रबल हुई। प्राचीन राजपूताना क्षेत्र, जो राजपूत वंशों का प्रमुख केंद्र था में सामंती संगठन सुदृढ़ था। इसी कारण वहाँ छोटे छोटे भूमिधरों और जमींदारों की संज्ञा राजपुत्र हो गई। 12वीं शताब्दी की रचना अपराजित परीक्षा से पता चलता है कि राजपूत वर्ग में अधिकांशतः छोटे भूमिधर सरदार ही शामिल थे, जो एक या इससे अधिक गांव के स्वामी थे। उत्तर गुप्त युग में जाति प्रथा की बढ़ती हुई कठोरता के कारण समाज में इनका विशिष्ट वर्ग बन गया। इसी कारण विद्वानों का एक वर्ग दशरथ शर्मा, B.S. पाठक, B.N. पाठक आदि हैं कि मानता है कि राजपूत जाति में कई क्षत्रियेतर वर्ण भी शामिल थे। इस संदर्भ में मत्स्य पुराण में उल्लेखित ब्रह्मक्षत्र परंपरा की ओर ध्यान दिलाया गया है, जो पूर्व मध्यकालीन समाज में व्यापक आधार प्राप्त कर गई थी। इससे तात्पर्य है उन वंशों से जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए थे। राजपूतकालीन कुछ लेखों तथा साहित्य में कुछ राजपूत वंशों के ब्राह्मण मूल की ओर संकेत किया गया है। घटियाला लेख में प्रतिहारों के एक मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। बिजौलिया लेख में चाहमान शासक सामंत राज को विप्रश्री वत्स गोत्र में उत्पन्न कहा गया है। पिंगल सूत्र वृत्त में परमार मुंज को तथा बल्लाल चरित में सेनवंशी राजाओं को ब्रह्मक्षत्र कुल का बताया गया है। इसी प्रकार चाटसू लेख में गुहिल वंशी को ब्रह्मक्षत्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है, जहाँ बताया गया है कि कल युग में ब्रह्मक्षत्र की योनि राजाओं की कल्याणकारी संस्था बनेगी और जिसका सप्त ऋषि सम्मान करेंगे। अतः स्पष्ट है कि इस समय कई ब्राह्मण कुलों ने भी राजपद प्राप्त कर लेने के बाद अपने को राजपूत घोषित कर दिया। समाज में उन्हें इसी रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। कुछ लेखों से यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध होने के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें ब्रह्मक्षत्र या ब्रह्मक्षत्रिय कहा गया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विविध जातियों और जनजातियों के साथ साथ उन विदेशी आक्रामक जातियों से हुई है जो भारत में बस गई थी और हिंदू समाज में जिन्हें आत्मसात कर लिया था। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल में कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बताया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस वंश में उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न वर्ण के रक्त का भी मिश्रण था। इस काल में कई राजवंश क्षत्रियेतर जातियों से भी संबंधित थे। ये हमारा